हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी प्यारी प्यारी सीए पाने वाले दोस्तों, सु 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 स्वागतम आपका ऑडिट का जो अपना रट्टाफिकेशन है, निमोनिक्स बैच चल रहा है। हाँ जी सर, जिसमें अपन केवल रटने पे ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ चीजें खून में डाल रहे हैं, क्योंकि आईसीआई बिना कीवर्ड के, जब तक आपने बिना कीवर्ड और हेडिंग मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखी एग्जाम में, तब तक मार्क्स नहीं देती है ना। अपनी ये सब बातें हो चुकी है, तो इसलिए आज मैं चैप्टर 7.1 नहीं है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इस चैप्टर 17.3 है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, चैप्टर 17 के अंदर फॉरेंसिक अकाउंटेंट टॉपिक पे अपन पहुंच चुके हैं। आपको पूरी ऑडिट ऐसे ही मिलेगी। वापस से मैंने आपको हर बार बताया है, पर वापस से मैं आपको बता दूं सर कि ये रट्टाफिकेशन एंड ट्रिक निमोनिक सीरीज ही है ओनली, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये प्रमोट कर रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप बिना समझे एग्जाम में चले जाओ ना भाई, ऐसी गलती जिंदगी में कभी ना करना, बिल्कुल तो उड़ा देगी ऐसे ही, तो ऐसी गलती नहीं करना। पर अभी क्योंकि बच्चों की मेन इशू यही रहता है सर, समझ हम फिर भी जाते हैं, याद नहीं रह पा रही कोई चीज, तो उसमें मदद करा दो। तो बच्चों की डिमांड से आई है ओनली रट्टाफिकेशन एंड निमोनिक सीरीज। सब कुछ चीजें खून में डाल दूंगा, क्योंकि आईसीआई को एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए, वरना जब तक आईसीआई मार्क्स नहीं देती। अगर सर आपको अंडरस्टैंडिंग में चाहिए, उसके लिए आप हमारे दूसरे बैचेस रेफर कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे दूसरे बैचेस देख लो, जिनमें हमने समझाया भी है, याद भी कराया, मतलब दोनों ही कराए हैं जिन बैचेस में, सबके साथ। ठीक है, तो अब बिना समय व्यर्थ करे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए नोट्स पे। मेरे को ना नोट्स की क्वेरीज आ रही थी बच्चों की। देखो भाई मैं बता दूं, नोट्स तुमको मिल जाएंगे, पर पता है कैसे मिलेंगे? अब ये देखो, यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी है इसको याद करने की। वो ट्रिक तुमको नहीं मिलेगी याद करने वाली, ना 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 ना, वो तुमको वीडियो देखते वक्त खुद को लिखनी है। इसका मेरा रीजन है, तुमको जान पूछ के मुझे लिखवानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ये दे दूं, पर नहीं, मुझे तुम्हारे से एफिशिएंसी अच्छी चाहिए। तुमको ब्लैंक मिलेगी, ट्रिक वाला पोर्शन ब्लैंक मिलेगा, मतलब पूरे नोट्स मिलेंगे ऐसे वाले, पर जो जहाँ मैंने ट्रिक लिखी है ना, वो तुमको नहीं मिलेगी, वो ट्रिक तुमको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो मतलब वो ट्रिक तुमको खुद को वीडियो देख के लिखनी पड़ेगी ट्रिक, है ना, ये पहले ही बता दूं। कोई डिमांड में ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं सर ट्रिक के साथ, तो नहीं भाई, तुम जब तक लिखोगे नहीं, जब तक याद नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है अपना। सर सबसे पहले डिफरेंस बता दो ना, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और अदर ऑडिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? सर देखो, डिफरेंस अपना ये होता है कि फोरेंसिक जांचें कब होती है। मेरे को ना एक जने का कॉल आया था, बोल रहा था सर एक ओटीपी देना, तो एक ओटीपी आया आपको। मैंने कहा भाई तू कौन है, ओटीपी क्यों मांग रहा है? कहा सर मैं आपका ब्रोकर हूँ, सर मैं आपका ब्रोकर हूँ, एक स्टॉक खरीदना है, मतलब स्टॉक मार्केट वाला, एक स्टॉक खरीदना है सर, ब्रोकर हूँ, एक ओटीपी तो जल्दी से, स्टॉक खरीदना है मेरे को, एक स्टॉक ओटीपी। तो मैंने उसको ओटीपी दे दिया, अच्छा अच्छा कोई स्टॉक खरीद रहा होगा मेरे नाम पे, मैं आपका ब्रोकर हूँ। मैंने कहा ठीक है खरीद ले। पर उसने स्टॉक, मैंने जो ओटीपी दिया, उसने मेरे बैंक अकाउंट को एडवर्सली ऑफ कर दिया, एडवर्सली ऑफ कर दिया, एडवर्स, अब वी आर होगा ना भाई ये मेरा, राइटिंग पे मत जाना यार, वो बचपन से खराब है, वो नहीं सुधर सकती, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो वो एडवर्सली, उसने मेरे बैंक अकाउंट को एडवर्सली ऑफ कर दिया। मैंने उसको ओटीपी दिया था, उसने मेरे से ओटीपी मांगा, सर एक ओटीपी आया फोन पे देना, तो मैंने कहा क्यों चाहिए भाई ओटीपी? उसने कहा सर एक स्टॉक खरीदना है, स्टॉक मार्केट वाला। पर उसने जैसे ओटीपी दिया, उसने मेरे बैंक अकाउंट को एडवर्सली ऑफ कर दिया, सारा पैसा गायब, बैंक अकाउंट को एडवर्सली ऑफ कर दिया, बैंक अकाउंट को एडवर्सली। तो इसलिए मैं फिर गया फॉरेंसिक ऑडिटर के पास, पुलिस के पास, फॉरेंसिक टीम के पास, जाके चेक करो कौन ये बंदा मेरा ओटीपी लेके गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस। सर ये क्या डिफरेंस हुआ? अरे भाइयों मेरे, ओटीपी मांगा उसने मेरे से, ओटीपी मांगा कि सर एक स्टॉक खरीदना है, सर एक स्टॉक खरीदना है, पर बाद में उसने मेरे बैंक अकाउंट को एडवर्सली ऑफ कर दिया, बैंक अकाउंट को एडवर्सली ऑफ कर दिया, एडवर्सली ऑफ कर दिया। ठीक है ना, तो ओ से ऑब्जेक्टिव, सर ओ से ऑब्जेक्टिव कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। मैं इसमें समझाऊंगा नहीं भाई, वापस बता रहा हूं, मैं समझाऊंगा नहीं, ये सीरीज केवल याद करने के लिए, अब समझना बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर ये अभी यहाँ पर नहीं चलेगा, वो अपने बाकी बैचेस में चल रहा है, और आई होप अभी आप समझ के ही आए हो एक बार कहीं से। ठीक है ना, तो एक बार पढ़ लेते हैं। अदर ऑडिट क्या, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं ओपिनियन। फॉरेंसिक में होता है कि कहीं फ्रॉड हुआ है या नहीं। ओ से ऑब्जेक्टिव, टी से टेक्निक, टेक्निक क्या लगाते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग बहुत इनडेप्थ होती है, इनडेप्थ टेक्निक, अपन ऑडिट में तो सैंपल लगा के छोड़ देते हैं। पीरियड क्या होता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की ऑडिट होती है, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है ऑडिट फॉरेंसिक की। स्टॉक के अंदर जनरली अपन ऑडिट में मैनेजमेंट पे रिलाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट खुद को चेक करना पड़ेगा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम अगर कुछ है, तो मैं ऑडिट में तो केवल उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ उसकी, पर यहाँ पे रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी मैटर, कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने पड़ेंगे मुझे। एडवर्स फाइंडिंग, अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग हुई ऑडिट के अंदर, मुझे कुछ गलतियां मिली, तो मैं रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, पर फॉरेंसिक में मुझे उसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, लीगल डिटर्मिनेशन होगा फ्रॉड के इंपैक्ट का। ठीक है ना, कोर्ट तक बात जाएगी वहां पे। तो मैंने
उसको ओटीपी दिया था उस स्टॉक खरीदने के लिए, उसने मुझे एडवर्सली ऑफ कर दिया। ओ से ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओ से ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओ से ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टी से टेक्निक, टी से टेक्निक क्या है सर, इसके अंदर सैंपल बेसिस होती है, इन डेप्थ बेसिस होती है, सैंपल बेसिस। ओटीपी, पी से पीरियड, किस पीरियड का होता है, ये किससे होता है, ओटीपी दिया था सर मैंने, ओटीपी दिया था, ओ से ऑब्जेक्टिव क्या, ओ से ऑब्जेक्टिव क्या। टी से टेक्निक क्या, टी से टेक्निक क्या, टी से टेक्निक क्या, पी से किस पीरियड के लिए, पी से किस पीरियड के लिए ओटीपी दिया था मैंने, क्या स्टॉक खरीदने के लिए, मैंने उसे स्टॉक खरीदने के लिए, तो मैं स्टॉक पे रिलाई कर सकता हूँ क्या मैनेजमेंट या इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना, पर उसने मेरे बैंक अकाउंट को एडवर्सली ऑफ कर दिया, मतलब एडवर्स फाइंडिंग है तो क्या होगा, ऑफ मतलब ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मुझे क्या करना है। ठीक है सर, क्लियर है ना, आ भी जाइए नीचे। अबाउट फॉरेंसिक ऑडिटर, अब ये क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विस। तो हमारे बबुआ पूछ रहे थे सर, हमारे बबुआ ने पूछा हमसे कि सर फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज किस किस जगह काम में आती है, वो क्या क्या सर्विस अपन उसकी यूज ले सकते हैं। हमने कहा बबुआ आपने जो भी सर्विस पढ़ी, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ी, एफएमडीटी आईडीटी, एफएमडीटी आईडीटी, सब सब्जेक्ट में उसकी जरूरत है। एफएमडीटी आईडीटी सब सब्जेक्ट में उसकी जरूरत है। किसमें सर, एफएमडीटी आईडीटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आईडीटी, सब में उसकी जरूरत है। एफएमडीटी आईडीटी सब में उसकी जरूरत है। बस डीटी को तुम ना आईवीटी कर लेना, डीटी को विटी कर देना, डीटी को वीटी कर लेना। मैंने क्या बोला सर, फॉरेंसिक अकाउंटिंग की, वो मुझसे ना बबुआ पूछ रहा है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग की सर क्या क्या जरूरत है, तो मैंने बोला सर एफएमडीटी आईडीटी, एफएमडीटी आईडीटी सब में जरूरत है, एफएमडीटी आईडीटी सब में जरूरत है। एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हुआ या नहीं, एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन हुआ या नहीं। एम से मनी लॉन्ड्रिंग के टाइम पे मुझे जरूरत पड़ती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं। एफ एम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन है या नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं। मैं समझाने पे नहीं चाहूंगा, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन हुआ या नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन हुआ या नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग। एफएमडीटी आईडीटी, सर डीटी आईडीटी में कैसे जरूरत है, डीटी आईडीटी में डी से डाइवर्जन, फंड का डाइवर्जन हुआ है क्या, फंड का डाइवर्जन हुआ है क्या। टी से टैक्स का इवेजन हुआ है क्या, टी से टैक्स का इवेजन हुआ है क्या। डीटी आईडीटी, आईडीटी में मैं बोलता बस आईवीटी कर देना। मैंने आईडीटी में क्या बोला सर, मैंने बोला वीटी कर देना भाई, मैंने बोला वीटी कर देना बस। आई से आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, वीटी कर देना सर, वीटी कर देना। वी से वैल्यूएशन चेक करने के लिए, वैल्यूएशन कितना लॉस हुआ। टी से ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए। नहीं नहीं सर याद नहीं हो, अरे हाँ भाई अभी कराएंगे ना। तो आपने क्या बोला था सर, आपने बोला मतलब नहीं नहीं पहले मेरे को मेरे बबुआ ने क्वेश्चन करा, बबुआ ने बोला सर किधर किधर उसकी सर्विस कैसी जरूरत होती है। मैंने कहा एफएमडीटी आईडीटी सब में जरूरत है, एफएमडीटी आईडीटी सब में जरूरत है। एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैनिपुलेशन हुआ है क्या, एम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई क्या, एम से देखो भाई अगर मैं बार बार बोल रहा हूं तो मैं खुद के याद करने के लिए नहीं भूल रहा हूँ, मैं तो याद करके आया हूँ घर से। मतलब मेरे को तो इतने साल हो गए पढ़ा पढ़ा के, मेरे को तो याद हो गई ये चीज़ें जेन्युइनली। मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पे याद करके गया था मैं तो, है ना मेरा कोई एग्जाम बचा है। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ नालायक को, तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुमको साथ साथ बोलना है मेरे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तुमको साथ साथ रिपीट करना है, तो तुमको याद करने के लिए। तुम भूल गए शायद, तुम्हारा पर्पस क्या था वीडियो ऑन करने का, तुमको याद करना था, मुझे नहीं। तो साथ बोलो भाई मेरे। हाँ, एफएमडीटी आईडीटी सबके अंदर जरूरत है, एफएमडीटी आईडीटी सबके अंदर जरूरत है। सर एफ से क्या आता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हुआ या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हुआ या नहीं। एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, एम से मनी लॉन्ड्रिंग, एम से मनी लॉन्ड्रिंग, एम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। एफएमडीटी आईडीटी, डी से सर कहीं पर डाइवर्जन, डी से डाइवर्जन हुआ या नहीं हुआ, फंड का डाइवर्जन। टी से टैक्सेशन, सी से टैक्सेशन, टी से क्योंकि डीटी से टैक्सेशन तो याद आ ही जाएगा ना, टी से टैक्सेशन तो याद आ ही जाएगा, टैक्स इवेजन। सो डी से डाइवर्जन, टी से टैक्सेशन। आईडीटी आई से आईबीसी एक तुम्हारा भी सप्लीमेंट्री पेपर है, तुमको होगा पता होगा, स्पॉम वाला, स्पॉम तो क्या क्या बोलते हैं जो भी मॉड्यूल एक है ना, सेल्फ हेल्प मॉड्यूल जो भी। हाँ, तो एक आईबीसी, आईडीटी का तुमको वीटी करना है, वी से वैल्यूएशन चेक करना है, वैल्यूएशन एस्टिमेशन। टी से ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टीज का ट्रांजैक्शन, टी से ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टीज का ट्रांजैक्शन। सर एक और बार, ठीक है एक और बार। एफएमडीटी आईडीटी, एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन है क्या, एम से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या, डी से डाइवर्जन का ही फंड का हुआ है क्या, टी से कोई टैक्स इवेजन हुआ है क्या। आईडीटी, एफएमडीटी आईडीटी का आईवीटी कर लेना। आई से आईबीसी एक्ट के अंदर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है क्या। आईवीवी से वैल्यूएशन चेक करना है तुमको, कोई लॉस वगैरह का। टी से वापस से ट्रांजैक्शन चेक करना है कोई भी रिलेटेड पार्टी से। तो दो तरह के टी है, दो तरह के टी ध्यान रखना। टी एक टैक्स इवेजन के लिए, एक ट्रांजैक्शन के लिए रिलेटेड पार्टी, एक टैक्स इवेजन एक ट्रांजैक्शन के लिए रिलेटेड पार्टी। ठीक है सर, आ भी जाओ नीचे। तो फॉरेंसिक ऑडिटर सर कौन कौन रखता है, मैंने कहा फॉरेंसिक ऑडिटर ना कब कब काम कौन कौन रखता है, जब पुलिस वाले तुमको कोर्ट में ले जाएंगे ना, पुलिस वाले पकड़ के कोर्ट में ले जाएंगे तो लॉयर तुमको छुड़वा के लाएगा।
पुलिस वाले तुम्हें को कोर्ट में ले गए पकड़ के, पुलिस, सोचो ना कौन, पुलिस वाले आए, एक दिन जेल में रख के कोर्ट में ले गए, अगले दिन कोर्ट में ले गए, फिर वहां से अपना लॉयर अपन को छुड़ा के आया, वहां से अपना लॉयर अपन को छुड़ा के आया। तो पुलिस वाले जब कोर्ट में ले जाएंगे ना तो लॉयर छुड़ा के लाएगा, पुलिस वाले कोर्ट में ले जाएंगे तो लॉयर छुड़ा के आएगा। तो पुलिस वाले भी रखते हैं, कोर्ट भी लगता है, लॉयर भी लगता है। पुलिस वाले जब कोर्ट में ले जाएंगे तो लॉयर छुड़ा के आएगा, पुलिस वाले कोर्ट में ले जाएंगे तो लॉयर छुड़ा के आएगा, पुलिस वाले कोर्ट में ले जाएंगे तो लॉयर छुड़ा के आएगा। और बाकी ये धंधे वाले बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, ये तो धंधे सारे, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, तीनों साथ साथ इजीली होते हैं ना। तो बैंक इंश्योरेंस तो सेम तरह के लगते हैं अपन को, एक बिजनेस, तो बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस। मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने मैंने बहुत बार समझाया, क्योंकि 5 पॉइंट का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, मतलब 5 मार्क्स का आएगा, 1 पॉइंट का 1 मार्क्स, पर पढ़ने सारे, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, बहुत बार समझा दिया मैंने ये चीज। तो मैंने क्या बोला था, मैं ही भूल गया, अपन क्या पढ़ रहे थे, हु रिटेन फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो मैंने कहा पुलिस वाले ना, जब पुलिस वाले अपन को कोर्ट में ले जाएंगे तो अपन को लॉयर छुड़वा के लाएगा, पुलिस वाले कोर्ट में ले जाएंगे तो अपन को लॉयर छुड़वा के लाएगा। तो पुलिस फोर्सेस, कोर्ट एंड लॉयर। और बाकी तो बहुत ईजी है, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस। और बाकी कोई ये याद हो तो ठीक, बाकी गवर्नमेंट एजेंसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी रख लेते हैं, ठीक है। अब सर फॉरेंसिक अकाउंटेंट ना किस किस सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट किस किस सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है। मैंने कहा था सर वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को डिटेक्ट प्रिवेंट करने में, वो फ्रॉड को डिटेक्ट, वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर। मैंने कहा सर वो एक्सपर्ट है, किस चीज का एक्सपर्ट है, फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर। वो एक्सपर्ट है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर। मैंने कहा सर वो एक्सपर्ट है किसमें, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर। मैं वापस कह रहा हूं वो एक्सपर्ट है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग एक्सपर्ट। मैं वापस कह रहा हूं वो एक्सपर्ट है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना है यूजिंग एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट टेस्टिनोमी देगा वो कोर्ट वगैरह, लीगल प्रोसीडिंग वगैरह के अंदर, फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, मतलब वो इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करता है। मैं समझाने पे नहीं जाऊंगा, मतलब कुल मिला के रिव्यू करता है यार, फटाफट एक बार चलो देख लो यार, समझाने पे नहीं जा रहा मैं। तो फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करता है, वो एक्सपर्ट है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट कराने में यूजिंग कंप्यूटर। तो फ्रॉड को प्रिवेंट करने में मदद करता है कि इंटरनल कंट्रोल का वीक हो तो वो सही कराएगा, डिटेक्ट करेगा कहीं पे फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ, एनालाइज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एविडेंस वगैरह को यूजिंग कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट होता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर, डाटा रिकवरी एनालिसिस वगैरह के अंदर भी। तो वो फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करता है, वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर, एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर, एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर। तो एक्सपर्ट है वो, एक्सपर्ट टेस्टिनोमी देगा, प्रिवेंट डिटेक्ट मतलब वही फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक, यूजिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। डन आवी जाओ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर, वो भी मैंने डाल दिया याद कराने के लिए। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ भाई, मतलब तारीफ करो मेरी थोड़ी यार, मुझे अच्छा लगता है तारीफ सुन के। हाँ ठीक है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन पे भी डाल दिया कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसको भी याद करेंगे अपन, क्वेश्चन को नहीं मतलब आंसर को। तो मैं क्वेश्चन समझाने पे नहीं जाऊंगा यार, इसको समझाने की सीरीज नहीं है भाई, प्लीज़ यार, समझाने के लिए दूसरे पेज देख लो ना अपने, है ना, अपने दूसरे पेज देख लेना। अभी बस क्लेम है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपने लिया है, उसमें कोई क्लेम सीरीज हुई, क्लेम सीरीज क्या होती है सर, समझाने पे नहीं जाना है, पर फटाफट देख लेते हैं। क्लेम सीरीज मतलब अगर आपने समझो कि एक बार कोई सेम क्लेम कर दिया, कि फर्स्ट बार सेम क्वालिटी आपकी डिफेक्ट निकली, कि स्पेसिफिक रीजन से क्वालिटी डिफेक्ट निकली, तो आपने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया, कि अब मेरे को इंश्योरेंस वाले पैसा देगा ना कि इसकी क्वालिटी खराब है, मतलब वो कंपनी वाले लेके चलेगी, ठीक है ना, कंपनी वाले। तो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई, पर वापस बाद में उस सेम क्वालिटी का इशू आ गया, तो उसका भी अपन को रिइंबर्समेंट मिलेगा, चाहे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई तो भी, क्योंकि वो इशू अपन पहले ही रेस कर चुके थे। तो क्लेम सीरीज में क्या था वो मैंने बोला ना आपको, अरे भाई मेरे, तो क्लेम सीरीज इवेंट के अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा क्लेम आ जाएगा स्पेसिफिक कॉमन कोस के लिए, कोई डिफेक्ट जो पहले आइडेंटिफाई हो चुका था, ठीक है ना। तो अगर अपन को क्या रखा, अपन को एक्सपर्ट रखेंगे ना अपन, ये हाँ जो भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट रखा, तो अब क्या स्पेशल इश्यूज चेक करेंगे, अब मैं आंसर समझाने में नहीं जाऊंगा, जो अपन अंडरस्टैंडिंग करते हो अपन क्लासेस में कर चुके हैं अपने, है ना। अभी केवल याद करने की बारी है कि अपन को बहुत बस बेसिक चीज़, अपन अगर अकाउंटेंट है, पे फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, तो अपन को देखना है कि थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, आई हाथ पे रखड़ गया मेरे, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी कब आई। ओहो ये तो बहुत बड़ा लॉस है, ओहो इतना बड़ा अमाउंट, ये तो बहुत बड़ा लॉस है, इससे तो अपना रेप्यूटेशन भी डाउन होगा, अब थोड़ी इंडिपेंडेंस रखनी पड़ेगी,
मेरे को क्या देखना है, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई। ओहो इतनी बड़ी लाइबिलिटी है, इतना बड़ा अमाउंट, ओहो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इससे तो रेपुटेशन लॉस भी होगा, इससे तो रेपुटेशन लॉस भी होगा, मुझे अब इंडिपेंडेंस रखना पड़ेगा, मुझे इंडिपेंडेंस रखना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई, मतलब क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, कितने रुपए की लाइबिलिटी मतलब क्वांटिफिकेशन लाइबिलिटी, एंड कब आई मतलब डेट ऑफ लॉस एंड डेट ऑफ लॉस। थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, कितने रुपए की मतलब क्वांटिफिकेशन लॉस, कितने रुपए की आई, कितने रुपए की आई मतलब क्वांटिफिकेशन लॉस, कब आई मतलब डेट ऑफ लॉस, डेट ऑफ। थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी आई और कब आई, कब आई और कितने रुपए की आई, ठीक है, कब आई मतलब डेट ऑफ लॉस, ठीक है। ओहो ये तो बहुत बड़ा लॉस है, इससे तो रेपुटेशन भी डाउन होगी, अब इंडिपेंडेंस रखना, इससे तो रेपुटेशन भी डाउन होगी, अब थोड़ा इंडिपेंडेंस रखना, ठीक है ना। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अपन को, थर्ड पार्टी क्लेम है तो अपन को बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा लीगल लाइबिलिटी का, और डेट ऑफ लॉस क्या है, जो फर्स्ट वाली डेट ऑफ लॉस है वो क्या है, वो अपन को पता करनी पड़ेगी, क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी से अगर लाइबिलिटी है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अपन को, मेनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से अगर लाइबिलिटी है तो कब आई और कितने रुपए की है, कब आई और कितने रुपए की, मतलब डेट ऑफ, कब मतलब डेट, कब मतलब डेट, डेट ऑफ लॉस क्या है वो अपन को फर्स्ट क्लेम का पता करना पड़ेगा, और कितने रुपए की है मतलब क्वांटिफिकेशन करनी पड़ेगी, लीगल लाइबिलिटी का क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। ओहो ये तो बहुत बड़ा रेपुटेशनल लॉस है, तो बहुत बड़ा रेपुटेशनल लॉस है, तो नेगोशिएट टू सैल्वेज इट्स रेपुटेशन, ठीक है, सैल्वेज रेपुटेशन कभी आ सकती है, और अपन को अब इंडिपेंडेंस रखना पड़ेगा, अपन को इंडिपेंडेंस रखना, डन 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 सर, डन 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 डन। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, देखो सर, आप जानते हो एक एआरसी कंपनी होती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर आप जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो कभी बचपन में, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हम नहीं समझते तो छोड़ो, मतलब एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अब उसको कहाँ समझाने जाऊँ एआरसी क्या होती है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो कुल मिला के आप देख लो, बैंक की कोई एनपीओ वगैरह हो जाती है तो ये बैंक के एनपीओ खरीद लेती है, बैंक के एनपीओ खरीद लेती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना। तो ये बैंक के एनपीओ वगैरह खरीद लेती है, वो सस्ते में खरीद लेती है कि इनसे रुपए मैं रिकवर करूंगी, इनसे रुपए मैं रिकवर करूंगी, एक तरह से ऐसी कंपनी होती है ये। तो वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कभी तुमने देखा क्या कि वो कोई आईपीओ इशू कर रही है, कभी देखा क्या इनका आईपीओ, नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा कि कोई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कभी आईपीओ इशू कर रही है। मतलब अगर कभी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने आईपीओ इशू करा, एआरसी कंपनी ने आईपीओ इशू करा, तो भाई कुछ तो फ्रॉड है, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करो, कुछ तो फ्रॉड है इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करो, कुछ तो फ्रॉड है इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करो। कभी एआरसी कंपनी ने अगर आईपीओ इशू करा तो कुछ तो फ्रॉड है इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करो, एआरसी कंपनी ने कभी आईपीओ इशू करा तो कुछ तो फ्रॉड है इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करो, एआरसी कंपनी ने कभी आईपीओ इशू करा तो कुछ तो फ्रॉड है इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करो। तो एआरसी कंपनी अगर कभी आईपीओ इशू कर दे ना तो सोच लेना भाई कुछ तो फ्रॉड है जिंदगी में, कभी ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, तो कुछ तो फ्रॉड है, कुछ फॉरेंसिक ऑडिट करो। तो प्रोसेस क्या होता है फॉरेंसिक अकाउंट का, एआरसी कंपनी आईपीओ की जगह बस आईपीई कर देना, आईपीई कर देना, आईपी। एक और मैंने तुमको बताया था डीटी आईडीटी की, मतलब कहाँ कहाँ पे उनकी जरूरत होती है, एफएमडीटी आईडीटी, वहाँ पे मैंने वी करा दिया था वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेम वैसे ही एआरसी कंपनी में आईपीओ इशू करा तो आईपीई कर लेना उसको, आईपीई एआरसी, आईपीओ एआरसी की जगह आईपीई एआरसी कर दी, आईपीओ एआरसी की जगह आईपीई एआरसी। बहुत इजी है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन टास्क करो। प्रोसेस क्या है, बहुत प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लाइक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह वो सब चीजें देखो, फिर प्लानिंग करो, फिर प्लानिंग बनाओ, फिर एविडेंस लो, फिर एविडेंस लो। बहुत इजी है ना, आईपी इनिशियलाइजेशन करो, प्लानिंग करो, फिर एविडेंस लो, इनिशियलाइजेशन लो, प्लानिंग करो, फिर एविडेंस लो, इनिशियलाइजेशन करो, प्लानिंग करो, फिर एविडेंस लो, इनिशियलाइजेशन करो, प्लानिंग करो, फिर एविडेंस लो। ठीक है, अब अपन को एविडेंस मिल गए, एविडेंस मिल गए तो उसका एनालिसिस करो, एआरसी, उसका एनालिसिस करो, रिपोर्ट कर दो, एनालिसिस करो, रिपोर्ट कर दो, एनालिसिस करो और रिपोर्ट कर दो, एनालिसिस करो, रिपोर्ट कर दो, एआरसी एनालिसिस करो, रिपोर्ट कर दो। पर यहां पर बात रिपोर्टिंग तक खत्म नहीं होती है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में कोर्ट तक मामला जाता है, तो एआरसीसी से कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी अपन को जाना पड़ेगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी जाना पड़ेगा। तो सर मुझसे कोई पूछेगा कि प्रोसेस क्या होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, तो मैं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर बात समझो आप, सर बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि एआरसी कंपनी कभी आईपीओ इशू नहीं करती है, उन्होंने करा है तो कुछ तो फ्रॉड है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आईपीओ की जगह आईपीई कर लेना, आईपीई एआरसी, आईपीई एआरसी। तो नॉर्मल प्रोसेस, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। इनिशियलाइजेशन, पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह वो सब देखना है। इनिशियलाइजेशन आईपीई, पी से प्लानिंग, पी से प्लानिंग, पी से प्लानिंग करनी है अपन को। पहले इनिशियलाइजेशन करना है, फिर पी से प्लानिंग करनी है, डेवलप करना है प्लान। पहले इनिशियलाइजेशन करना है, पी से प्लानिंग करनी है, आई से इनिशियलाइजेशन करना है, पी से प्लानिंग करनी है, आई से इनिशियलाइजेशन करना है, पी से प्लानिंग करनी है। ई से एविडेंस, ई से एविडेंस लेने, ई से एविडेंस लेने, आई से इनिशियलाइजेशन, पी से प्लान बनाना, पी से प्लान बनाना है, फिर ई से। बहुत इजी है ना, पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर मैं ऑडिट करने, अकाउंटिंग करने के पहले मैं प्लान बनाऊंगा, प्लान बना के एविडेंस लूंगा, प्लान बना के एविडेंस लूंगा, फिर उस एविडेंस का एनालिसिस करूंगा, एआरसी, उस एविडेंस का एनालिसिस करूंगा। बहुत ईजी, बहुत ईजी। फिर फाइनली जो भी एनालिसिस हुआ उसको रिपोर्ट कर दूंगा, रिपोर्टिंग, फिर वो कोर्ट प्रोसीडिंग हो जाएगी फाइनली, एआरसी कोर्ट प्रोसीडिंग, सी से कोर्ट प्रोसीडिंग। अब ये जो था ना एनालिसिस वाला, तो एनालिसिस में आपको क्या क्या करना है, दो पॉइंट एक अलग से देख लो।
कि इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को समराइज करना है। इकोनॉमिक डैमेजेस असली में क्या हुए वो कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज करना है। कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेजेस और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को समराइज कर दो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज कर दो। कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेजेस, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज कर दो। एनालिसिस कैसे करना है? इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज कर दो। इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज कर दो। इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज करना। इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज करना। इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज करना। इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज करना। इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करने और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन समराइज करना। ठीक है, कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेज और लार्ज समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बाकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी बचपन में, स्टेटिस्टिक्स उसके अंदर तुमने कभी प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह करे होंगे, चार्ट डायग्राम वगैरह बनाने होंगे, कि ये सब पढ़ लेना। अच्छा, बचपन में स्टेटिस्टिक्स तो पढ़ी थी है ना सब, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन, कोई डिस्काउंट रेट रखे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी, रिग्रेशन सेंसिटिव एनालिसिस जो बचपन में समझ ही नहीं आया होगा अपन को, मुझे भी कमी आया था पर बाद में आने के बाद हुआ था मेरे को समझ में आया था, मेरे को सीपीटी में समझ आया था फाइनली, मतलब फॉर्मूला आ गया था पर उसका मतलब क्या होता है, मतलब सीपीटी में समझ आया था मुझे भी। है सीए फाउंडेशन जो होती है तुम्हारे अभी, हाँ तुम्हारे है या नहीं अभी स्टेटिस्टिक्स, हमारे तो थी पता नहीं। ठीक है, तो तुमने स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन पढ़ी होगी तुमने, ये रिग्रेशन सेंसिटिव एनालिसिस वगैरह ये सब चीजें पढ़ी होगी, और चार्ट डायग्राम वगैरह बनाना पड़ा होगा। ठीक है ना, चार्ट डायग्राम वगैरह बनाना पड़ा होगा। और ये सब आजकल किसकी मदद से होता है? ये सब आजकल एक्सेल की मदद से, एक्सेल को जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, जिसको क्या बोलते हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो तुम आर्टिकलशिप में चलाते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो यार। ठीक है, तो ये सब आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट की मदद से फटाफट हो जाता है, यूजिंग द कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, तुमने बचपन में स्टेट्स पढ़ी होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी, रिग्रेशन सेंसिटिव एनालिसिस करा होगा, सेंसिटिविटी रिग्रेशन एनालिसिस, प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी, रिग्रेशन सेंसिटिविटी रिग्रेशन एनालिसिस करा होगा, चार्ट डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, चार्ट ग्राफिक वगैरह बनाए होंगे। और ये सब आजकल किसकी मदद से हो सकता है? स्प्रेडशीट, मतलब एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट ही तो बोलते हैं उसको, उसकी मदद से हो जाता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और मैंने 2 पॉइंट अलग से, 5 ही पॉइंट टोटल याद करने, टेंशन मत लो, 5 से अपने फुल मार्क्स मिलेंगे अपन को, पढ़ने सारे एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो फिर बाकी मैंने ऊपर क्या बोला था, 2 पॉइंट अलग से, कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेजेस और समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मैं हाथ दिखा रहा हूं तो याद आ रहा है ना, समराइज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो किसकी लगी वैसी रखती है आजकल मेरा, पता नहीं। Ouch. अब इस पे मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं वैसे, क्योंकि इसका कोई फिक्स फॉर्मेट कंटेंट होता नहीं है, मतलब आईसीए ने दे दिया बस एक, कि अब जो फाइनली फॉरेंसिक अकाउंटेंट रिपोर्ट बनाता है वो किस फॉर्मेट में बनाता है, वो आईसीए खुद बोला है इसका कोई फिक्स फॉर्मेट कंटेंट नहीं होता, पर फिर भी ये एलिमेंट तुम जनरली रिपोर्ट में लिख देना। ठीक है ना, कि ये बस इंडिकेटिव लिस्ट है, इससे कम ज़्यादा तुम देख सकते हो उसको। मैंने तुमको बहुत बार बहुत बार समझाया, कभी भी कोई आप रिपोर्ट बनाओ, ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कुछ भी बनाओ, कभी भी डायरेक्ट आप फाइंडिंग थोड़ी ना लिख दोगे कि ये हमारी फाइंडिंग है, ये हमको एविडेंस मिले, डायरेक्ट लिख दोगे क्या ये सब? आप कभी डायरेक्ट ये सब नहीं लिखते। मैंने हर बार बोला आपको पहले लिखना है, खुद के बारे में समझाओ कि ये रिपोर्ट किसके बारे में, मेरा स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन क्या था, मतलब पहले बताओ कि मैं कौन हूँ, मैंने इस कंपनी की अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्यों करी है, मेरा स्कोप क्या क्या था, मैंने क्या क्या चीज़ें चेक करी है, मेरे पे लिमिटेशन क्या था, सब आलतू फालतू की चीज़ें पहले बताओ, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, कुछ समरी वगैरह दो, पहले समरी वगैरह दो, उसके बाद उन पे आओ, उसके बाद उस पे आओ कि मेरे को क्या एविडेंस मिले, क्या इसकी समरी निकली, फिर उसके बाद क्या कंक्लूजन है, एविडेंस क्या मिले, क्या कंक्लूजन है, अजम्पशन क्या क्या लिया, उसके बाद उस पे आना। 5 पॉइंट याद कर लो, कोई काफ़ी है। ठीक है ना, वैसे तो ये एग्जाम में रेयर आएगा तो इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दे रहा, तुम देख लेना, तुमको करना हो तो तुम दे दो। देखो आ तो कुछ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है एग्जाम में, तुम पढ़ के चलो भाई, पढ़ के चलो, तुम मेरे माथे आ जाओगे बाद में, आ सकता है पढ़ो भाई। ठीक है, तो मैंने बोला कभी भी अगर तुमको एक रिपोर्ट बनानी तो आलतू फालतू चीज़ें पहले लिखनी है। टाइटल तो अपन मेन ऑडिट रिपोर्ट में भी पढ़ते ही है, वो तो याद होगा। फिर वही है, मेरा स्कोप, टाइमिंग, ऑब्जेक्टिव क्या था, थोड़ा बहुत समरी वगैरह दे दो, मेरा स्कोप, टाइमिंग, ऑब्जेक्टिव था, मैंने काम किस तरह से करा, मेरी क्या अप्रोच थी, वो सब बता दो। ये आलतू फालतू पॉइंट दे दो। एग्जीक्यूटिव समरी वमरी दे दो कि मेरे को क्या रिजल्ट मिले, स्टार्टिंग की सब समरी वमरी दे दो। ठीक है, फिर बताओ कि क्या मैंने कोई एक्सपर्ट का काम मदद में लिया है क्या, कि उनको बताओ कि मैंने जो कंडक्ट करा है, मतलब जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग मैंने जो करी है वो FAIS की मदद से करी है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं आजकल, तुमको पता, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड, जैसे ऑडिट करते हैं तो SAS लगते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वैसे ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग करते हो ये स्टैंडर्ड लगते हैं। उनको बताओ कि मैंने FAIS फॉलो करके ये फॉरेंसिक करा है, जो भी काम करा है फॉरेंसिक का,
फिर बताओ कि मेरी जो भी फाइंडिंग है उसके मेरे पास यही एविडेंस है, और मैंने क्या क्या अजम्पशन लिमिटेशन लिए हैं मेरे काम में वो बताओ, और फाइनल कंक्लूजन दो, फाइनल कंक्लूजन दे दो। ठीक है सर, 5 पॉइंट याद करने। 5 पॉइंट कैसे? टाइटल याद आई ये होगा, टाइटल तो होता है कि जो मेन ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें भी टाइटल होता ही होता है। फिर अब वो फालतू बातें, मेरा स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन वगैरह क्या था, मेरे स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन वगैरह क्या था, पहले टाइटल, फिर मेरा स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन वगैरह क्या था, फिर तुम्हारी क्या फाइंडिंग आई और क्या कंक्लूजन, मतलब क्या क्या तुम्हारे पास एविडेंस है और क्या फाइनल कंक्लूजन है, क्या एविडेंस है क्या कंक्लूजन, क्या एविडेंस है क्या कंक्लूजन, बहुत ऐसी है ना। तुम रिपोर्ट क्यों इशू कर रहे हो? तुम्हारा कंक्लूजन देने के लिए। तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है और उससे क्या कंक्लूजन दे रहे हो, क्या एविडेंस है क्या कंक्लूजन दे रहे हो। तो पहले टाइटल बताना है, पहले टाइटल बताना है। ठीक है, फिर फालतू वाली चीज है, मेरा स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन क्या है, मेरा स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन क्या है। तो पहले टाइटल बताना, पहले टाइटल बताना, फिर फालतू चीजें, मेरा स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन क्या है, ये रहा लिमिटेशन, लिमिटेशन एंड असम्पशन। तो पहले फालतू चीजें, स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन, स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन। ठीक है, फिर मेरे को क्या एविडेंस मिले उससे क्या कंक्लूजन आया, मेरे को क्या एविडेंसेस मिले उससे क्या मैंने कंक्लूजन दिया, क्या कंक्लूजन दिया। ठीक है, और कुछ याद हो तो देख लेना कि FAIS के हिसाब से ऑडिट हुई है, मतलब ये हुआ है जो ऑडिट हुई है। ठीक है ना, ऑडिट बोल लो अभी, एक्सपर्ट क्या मैंने रखे नहीं रखे और क्या एग्जीक्यूटिव समरी है, ये याद हो तो ठीक, वरना 5 पॉइंट याद करने मैक्सिमम। ठीक है, कैसे याद करा? सब पहले टाइटल, पहले मैंने टाइटल देखा, मेरा टाइटल क्या है, वो जो ऑडिट रिपोर्ट में भी देते हो टाइटल मैंने लिखा। फिर मैंने फालतू चीजें लिखी, स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन वगैरह क्या होती है, हर जगह हर में लिखना होता है, ये हर में स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन में लिखी। फिर मेरे को क्या एविडेंस मिली और मैंने क्या कंक्लूजन दिया, क्या एविडेंस मिली और क्या। ठीक है, अभी जो सर लास्ट टॉपिक है अपना, ये भी कुछ काम का है नहीं पर मैंने ऐसे ही दे दिया कि जो अब FAIS इश्यू करा है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड, तो वो FAIS किस किस की मदद करते हैं, किस किस की मदद करते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। वो मैंने क्या बोला, FAIS सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी मतलब जो ऑडिट कर रहा है, ऑडिट मतलब जो फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है, तो बोलना बहुत लंबा हो जाता है, मैं ऑडिट वर्ड यूज ले रहा हूँ भाई, मैं अभी ऑडिट वर्ड यूज ले रहा हूँ, तुम देख लेना। जो बंदा ऑडिट कर रहा है मतलब जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, जो बंदा फॉरेंसिक अकाउंटेंट है उसकी मदद भी करेगा, मतलब उसको पता पड़ेगा ना कि मेरे को इन FAIS को फॉलो करके अकाउंटिंग करनी है, जैसे और इन्वेस्टिगेशन करनी है। जैसे अब मेरे को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मिले हुए ऑडिट करने के लिए, ठीक है, तो मुझे पता रहता है कि मुझे ऐसे 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करना है, ऐसे 501 के हिसाब से इन्वेंट्री काउंट करना है, तो कुछ गाइडलाइन मिल गई, मुझे कुछ गाइडलाइन मिल गई। वैसे ही फॉरेंसिक अकाउंटेंट की मदद हो जाएगी कि उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको मदद हो जाएगी उसकी। अगर FAIS उसको बता देगा कि ऐसे ऐसे काम कर, ऐसे ऐसे काम कर, तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट की मदद हो जाएगी। प्लस जो सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग करवा रही है, जो सामने वाली पार्टी है फॉरेंसिक अकाउंटिंग करवा रही है, उसकी भी मदद हो जाएगी, मतलब उसको भी अश्योरेंस मिल जाएगी कि जो काम होगा, अगर FAIS के हिसाब से काम होगा तो अच्छा ही काम होगा, तो अच्छा ही काम होगा, तो अच्छा ही काम होगा। ठीक है, तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट की मदद हो गई, सामने वाले यूजर की भी मदद हो गई, सामने वाले यूजर की भी मदद हो गई, सामने वाले यूजर की मदद हो गई, सबकी मदद हो गई, सबकी इवन गवर्नमेंट की भी मदद हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट को रखती है, तो गवर्नमेंट उस पर अच्छे से भरोसा कर पाएगी, गवर्नमेंट उस पर अच्छे से भरोसा कर पाएगी कि हाँ भाई इसने अगर FAIS को फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन कराया तो अच्छा ही करा होगा, तो अच्छा ही करा होगा। तो सबकी मदद हो गई, मैंने क्या कहा, सबकी मदद हो गई, सबकी मतलब एवरीवन, सबकी मदद हो गई। किस किस की? करने वाले की, अकाउंटिंग करने वाले की और करवाने वाले की, अकाउंटिंग करने वाले की और करवाने वाले की, करने वाले की करवाने वाले की, मतलब जो प्रोफेशनल है उसको पता पड़ गया कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स को क्या फॉलो करने ऑडिट करते हो, जो करने वाला है मतलब प्रोफेशनल करने वाला, और करवाने वाला कौन था, यूजर था, सामने वाला बंदा यूजर, उसको भी क्वालिटी वाली सर्विस मिलेगी। इवन गवर्नमेंट की भी मदद हो जाएगी, रेगुलेटर गवर्नमेंट की भी, तो सबकी मदद हो गई, तो सबकी मदद हो गई। डन सर, हो गया। पर अपन कभी भी ऐसे थोड़ी ना जाने देते हैं, हमको तो पता है सर, हम मंदबुद्धि, हम 5 मिनट पुरानी चीजें भूल जाते हैं। तो वापस आ जाओ एक बार, फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहले अपने डिफरेंस पढ़ा था, उसने मेरे से OTP मांगा स्टॉक खरीदने के लिए, उसने मेरा बैंक अकाउंट एडवर्सली ऑफ कर दिया। OTP, O से ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेंसिक अकाउंटेंट का, T से कौन सी टेक्निक लगाते हैं, सैंपल लगाते हैं या फिर इंडेप्थ करना पड़ता है, PP से कौन से पीरियड कवर होता है, OTP लिया था स्टॉक, स्टॉक खरीदने का, स्टॉक में मैं क्या रिलाई कर सकता हूँ मैनेजमेंट का, उसने एडवर्सली ऑफ कर दिया, मतलब एडवर्स फाइंडिंग का क्या इफेक्ट होगा, ऑफ मतलब ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मुझे क्या देखना है। फिर उसने कहा था फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज कहाँ पे देखना, मैंने बोला कि FM IDT DT, FM DT IDT सबके अंदर, F से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन है क्या, M से मनी लॉन्ड्रिंग वाला, DT डाइवर्जन है क्या कहीं पे फंड का, T से टैक्स इवेजन है क्या, IVT I से मैंने बोला था IBC एक्ट के अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट के अंदर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन,
बी से वैल्यूएशन किसी लॉस डैमेजेस का, टी से ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ। कौन कौन फोरेंसिक ऑडिटर को रखता है? मैंने कहा था पुलिस तुमको पकड़ के ले गई कोर्ट में और लॉयर छुड़वा के लाया, और बाकी बैंक, इंश्योरेंस और बिजनेस तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है ना। फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या क्या सर्विस के अंदर इन्वॉल्व होता है? वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने में यूजिंग कंप्यूटर फोरेंसिक, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्टी वाला क्लेम वाला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर कि थर्ड पार्टी से कितने रुपए की लाइबिलिटी है और कब है, कितने रुपए की लाइबिलिटी है कब है। थर्ड पार्टी जो भी क्लेम है उसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने रुपए की मतलब क्वांटिफिकेशन लाइबिलिटी कब आई, मतलब डेट ऑफ लॉस क्या था। ओहो, ये तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी, रेपुटेशनल लॉस होगा, तो रेपुटेशनल के लिए सैलवेज अगर वो नेगोशिएशन कर रहा है तो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है ना। प्रोसेस क्या होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का? कभी भी आईपीओ इशू करती है क्या एआरसी कंपनी? नहीं करती। तो आईपीई, एआरसी, इनिशियलाइजेशन, प्लान, एविडेंस लेना, फिर एविडेंस को एआरसी एनालाइज करना, आर से रिपोर्टिंग करना, और फिर कंकोर्ट प्रोसीडिंग करना। परफॉर्म एनालिसिस परफॉर्म करते हुए मैंने 2 पॉइंट अलग से निकला दिए थे, कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेजेस और समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा था तुम बचपन में स्टेट्स में क्या क्या पॉइंट पढ़े, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, रिग्रेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस वगैरह निकाले, क्या क्या बोला मैंने वापस वही, हाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाली, रिग्रेशन सेंसिटिविटी निकाले, चार्ट वगैरह तुमने बनाए होंगे, चार्ट डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, और ये सब स्प्रेडशीट की मदद से। फॉर्मेट इसका कोई फिक्स नहीं होता, फिर भी मैंने तुमको कहा कि एक स्टार्टिंग में टाइटल लिख लेना, ऑडिट रिपोर्ट में भी होता है, फिर फालतू चीजें, लिमिटेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन वगैरह, कहा गया लिमिटेशन, ये रहा लिमिटेशन वगैरह लिख देना, और जो तुम्हारे पास एविडेंस है, फाइंडिंग सपोर्टेड की एविडेंस, उसके हिसाब से क्या कंक्लूजन तुम दे रहे हो। एफएआईएस किसकी मदद करता है? एवरीवन, सबकी मदद करता है, करने वाले की, ऑडिट करने वाले की, प्रोफेशनल की, करवाने वाले की जो यूजर है उसको भी, और गवर्नमेंट की मदद करता है। डन 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 सर, हो भी गया। इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी बार तुमको बेनिफिशियल है, जो अपनी ये पूरी सीरीज चल रही है। जैसे ही टच छोड़ोगे ऑडिट का काम खत्म। तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मतलब प्रोवाइडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, खुद से नहीं भाई, खुद में तुम ईयरफोन मत लगा के जाना, ठीक है। बाकी अगर कहीं ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहे हो, ईयरफोन वगैरह लगा लो, खाना वाना खा रहे हो कुछ जैसे, तो ईयरफोन लगा लो, ऐसे मतलब बार बार चलाते रहो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार दिमाग में खून में आ जाएगी ऑडिट। अभी तो सब याद है पर थोड़े दिन बाद भूल जाओगे तुम गजनी हो, मुझे पता है। तुम गजनी से भी गए भी थे हो, तुम गजनी को 2-3 घंटे चीजें याद रहती थी, मुझे पता है, ठीक है। चलो जाने तो उधर, ठीक है। और बाकी नोट्स का मैंने बोल दिया है, नोट्स में तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, बट जो ट्रिक लिखी हुई है वो ट्रिक तुमको लिखी हुई नहीं मिलेगी, वो लिखनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करो ताकि याद हो चीजें। हाँ, सभी तुमको स्पून फीडिंग करा दे हैं तो याद कैसी होगी चीजें? एग्जाम मुझे तो ना देखे आना है। चलो बाकी ये सीरीज हमें कंटिन्यू चलती रहेगी। टाटा बाय बाय, सी यू।